नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ बड़े शख्सियत हैं हुकुम देव नारायण यादव। पांच बार सांसद रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, एक बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आइए आज खास मुलाकात में हम आपके परिचय कराते हैं हुकुम नारायण देव यादव जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे से। यादव जी, आप मधुबनी से 5 बार जीते सांसद, एक बार राज्यसभा लिया, आपके बड़ा पोर्टफोलियो रहा, आपने 2 बार मंत्री रहे हैं आप सेंटर में, एक बार कैबिनेट मिनिस्ट्री रही है आपके पास, एक बार राज्य मंत्री आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं। इस पूरे जीवन कार्यकाल में आज आपका बेटा जो है आपके क्षेत्र से सांसद हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आपको लगता है बिहार राजनीति को लेके पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर आया है? देखिए, मैं सबसे पहले 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था, जब बीए 3rd पार्ट में पढ़ रहा था सीएम कॉलेज में। उसके बाद मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था, तब 1962 में असेंबली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मैं 1967 में विधायक बना, 3 बार बिहार के विधानसभा का सदस्य रहा। 74 में जेपी के आंदोलन में पहला इस्तीफा हमने दाखिल करके छात्र आंदोलन में चले गए। फिर लड़ाई चली, मीसा लगा। मीसा में 20 महीने तक सेल में एक खतरनाक बंदी के हैसियत से बंद रहे। वहाँ से निकले, जेल से नॉमिनेशन फाइल किए, पार्टी के तरफ से आदेश हुआ मधुबनी से लड़ने का। 77 में मधुबनी में लड़े। तो शुरुआती पार्टी बीजेपी ही थी, आपने शुरुआत? नहीं, हमारी ओरिजिनल पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद बन गई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। हम 1950 में संघ के शाखा में जाना शुरू किए थे। तो मैं दोनों था, एक तरफ मैं संघ का स्वयंसेवक भी था, संघ के कार्यक्रमों में भी जाता था, और दूसरे तरफ मैं डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में था, क्योंकि बिहार में उस समय कांग्रेस के विकल्प में समाजवादी आंदोलन ही थे। दूसरा, डॉक्टर लोहिया के जो भारतीय समाजवाद थी, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय वांग्मय इत्यादि के प्रति उनकी जो आस्था थी, उसके साथ वो समता समाज चाहते थे। समाज में संभव बराबरी दे के चलते थे, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में। तो हमारे जैसे जो उस समय छात्र थे वो समाजवादी युवजन सभा से जुड़ते थे और वहीं से फिर समाजवादी आंदोलन में लगते थे। तो हम मूल रूप से डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में चले। लोहिया के विचारों पे आपने अपने जीवन की शुरुआत की, राजनीतिक कैरियर की, हम माने तो। हाँ, जिसमें आज मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का जो पूरा लोहिया के विचारों को मान के आज यूपी में पार्टी को चलती है, उसी विचारों से जुड़े रहे आप शुरुआती? नहीं, मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन में थे। लोहिया के विचारों को ही वो अपना बताते हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन में थे। वो एक आंदोलन में से निकले हुए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति थे, और फिर समाजवादी पार्टी बना के उसके नाम पर राज करने वाला दूसरा चरित्र है। बिहार में ही लालू यादव हैं या नीतीश कुमार हैं, उस समय ये समाजवादी आंदोलन में नहीं थे। ये लोग 1974 में जेपी आंदोलन से निकले हुए, छात्र आंदोलन से। रामविलास पासवान डॉक्टर लोहिया के समय में वो समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया के पार्टी में आए थे, लेकिन 1967 में डॉक्टर लोहिया का देहांत हो गया और 1959 में रामविलास पासवान पहली बार विधानसभा के सदस्य बने थे। ओरिजिनल रूप से जो लोहिया का संघर्ष का समय था, उसमें बिहार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे और हमारे कई नेता थे। मूल रूप से राजनारायण जी थे और राम सेवक यादव। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलन के स्तंभ थे। अब समाजवादी लोहिया के नाम पर राज करना और लोहिया के नीतियों को कार्यान्वयन करना दोनों अलग चीज है। उससे कितना सहमत हैं आप? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह ने गठित करी, लोहिया को विचारों को लेकर जो आगे चले वो लोग, क्या लोहिया के विचारों को उन्होंने अपनाया? नहीं अपनाया। लोहिया के जो सिद्धांत थे
उसको थोड़ा बहुत बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने लोहिया के सिद्धांत को कुछ लागू किया। जैसे लोहिया कहते थे बिना नफा की खेती बाड़ी, उस पर लगे न माल गुजारी। कर्पूरी ठाकुर जी ने 5 एकड़ तक की जमीन पर को मालगुजारी मुक्त किया। लोहिया कहते थे कि शिक्षा में समानता लाओ, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करो। तो कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक तक की परीक्षा में अंग्रेजी में फेल होने वाले को भी उन्होंने उत्तीर्ण घोषित किया कि वो पास माने जाएंगे, जिसके कारण बिहार में गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़ी और दलित समाज के जो बच्चे थे वो अंग्रेजी के कारण जो मैट्रिक में फेल हो जाते थे, उन सब के सामने से अवरोध हटा और वो काफ़ी संख्या में आगे बढ़ के विश्वविद्यालय के शिक्षा में प्रवेश कर गए। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने उनको कुछ दिशा में प्रयास किया, लेकिन बाकी लोहिया का नारा लगाना, लोहिया के नारा थे जाति तोड़ो। जाति तोड़ो के मामले में मुलायम सिंह हो या कोई हो, कुछ कार्यक्रम नहीं बनाया। तो परिवार पार्टी बन के रह गया। तो लोहिया का नारा था अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करो। लोहिया का नारा था कि शिक्षा में समानता, राजापूत, निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इस दिशा में नहीं कार्रवाई हुई। लोहिया का नारा था कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कि सरकारी नौकरी में, राजनीति में, व्यापार में और पलटन में, इसको गंभीर से सोचिएगा। 4 शब्द है, राजनीति, सरकारी नौकरी, व्यापार और पलटन। इन सभी जगहों अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक में जो पिछड़े हैं 100 और महिला, इनको सबको कम से कम 60% स्थान मिलना चाहिए, रिजर्वेशन जो है। हाँ, तो सरकारी नौकरी में तो सब लड़ते रह गए, लेकिन राजनीति का मतलब है राजनीतिक संगठन। इस संगठन में, राजनीतिक दलों के संगठन में भी इस वर्ग का कम से कम 60% स्थान मिले, जिससे इनका बहुमत हो और नीति निर्धारण में और फिर उम्मीदवारों के चयन जो होते हैं उसमें इनका वर्चस्व होना चाहिए कि उस तरह से हो जिसका कहते हैं राजनीति का रूपांतरण। बिल्कुल। वो समाजवादी सब थे, किसी समाजवादी ने पूरा नहीं किया। जब तक डॉक्टर लोहिया थे तब तक समाजवादियों के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी वो चुनाव से होते थे, लेकिन निर्वाचित में भी अगर इन वर्गों का 60% प्रतिनिधित्व नहीं होता था तो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो स्वेच्छा से कार्य समिति से इस्तीफा करते थे और उनकी जगह पर इन वर्गों को मनोनीत करके 60% पूरा किया जाता था। और जो समाज ऊंची जाति के लोग त्याग पत्र देते थे उनको नामित करके उनको उस कार्य समिति का मेंबर बनाया जाता था और इनको सभी जगह नेतृत्व दिया जाता था, जिसके कारण समांतर का भाव आता, जिसके कारण हम आगे बढ़े, मुलायम सिंह आगे बढ़े, जिसके कारण बिहार में कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े, ये किशन पटनायक आगे बढ़े, रवि रे आगे बढ़े, हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा में मनीराम बागरी आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में रामसेवक यादव नेता बने। तो देश के अंदर से इन पिछड़े वर्गों में से जो नेतृत्व था वो डॉक्टर लोहिया ने पैदा किया और उनको स्थापित किया। जब समाजवादी आंदोलन के नाम पर राज जिनके हाथ में आया तो वो लोहिया की इस व्यापक दृष्टि को भूल करके वो सब परिवारवादी हो गए और उसे अपने पारिवारिक सीमा के अंदर सिमट गए। और जिसको कहते हैं कि परिवार में बंदर बांट करना, सबको राजनीति को उन्होंने खिलौना बना दिया। तो कहाँ लोहिया का था कि समता समाज कि सब समाज ऐसा बने जिसमें जो भी काम हो वह सबके लिए हो, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो विशेष डॉक्टर लोहिया का दर्शन था विशेष अवसर। विशेष अवसर का मतलब है विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर। तो आपको लगता है कि जो यूपी में मुलायम सिंह यादव ने स्थापना करी और लोहिया के विचारों से कहीं तक वो प्रेरित ना होके उनका नाम यूज करके यूपी की सत्ता पर काबिज हुए और उनकी
नीतियों का नाम लेके उनका दुरुपयोग किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुरुपयोग किया गया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस रास्ते से भटक गए। लोहिया का नाम रहा, जैसे गांधी का नाम रहा, कांग्रेसी उस रास्ते से भटक गए। उसी तरह नाम लोहिया का रहा, समाजवादी सत्ता में आए तो उनके नाम पर उस रास्ता से भटक गए। केवल उनकी मूर्ति की पूजा की गई, उनका नाम लिया गया, लेकिन उनके सिद्धांत पर अमल नहीं किया। कांग्रेस ने भी गांधी के सिद्धांत पर अमल नहीं किया, केवल गांधी के नाम का उपयोग किया। इसी तरह समाजवादी जो सत्ता में आए, अकेले कर्पूरी ठाकुर को छोड़ के जो भी समाजवादी सत्ता में आए, उन्होंने लोहिया के नाम का उपयोग किया। लोहिया के सिद्धांत और नीति और दर्शन को उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया। क्योंकि आप पुराने नेता रहे हैं, इतने बड़े पोर्टफोलियो आपके पास रहा, इतना बड़ा सिस्टम आपके पास, अलग अलग पदों का, विभिन्न पदों में आपने कार्यरत किया, तो अनुभव रहा। पहली राजनीति और आज की राजनीति में जो एक डिफरेंस है, कहाँ आपको लगता है कहाँ अच्छाई और कहाँ बुराई लगी आपको? कितना चेंज आया पहले की राजनीति से आज की राजनीति में? आज की जो युवा पीढ़ी है वो 50 वर्ष की कहानी भारत के इतिहास को किताब में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं ना। बिल्कुल। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान और एक है अध्ययन से ज्ञान, किताब से ज्ञान। तो हम जहाँ से यात्रा किए थे उस समय का जो भारत था, अब उस समय के भारत के गांव के गरीब किसान और पिछड़े और दलित समाज के लोगों को उस समय के कोई अगर कहीं प्रिजर्व करके रखा गया होता किसी अजायब घर में जिंदा, और उनको आज के हिंदुस्तान में दिल्ली में आकर के बोट क्लब के मैदान में इंडिया गेट पर खड़ा कर दिया जाता, तो वो समझते कि शायद हम नरक से निकल करके स्वर्ग में चले आए हैं। तो जब हम जिस समय राजनीति शुरू किए उस समय दो हिंदुस्तान था, आज भी दो हिंदुस्तान है, एक है भारत, एक है इंडिया। ये दिल्ली जैसे महानगर जितने हैं वो इंडिया है, इंडिया में आता है। ग्रामीण जो भारत है वो है भारत। तो ग्राम में बसने वाले जो भारत में बसने वाले लोग हैं उनका भी विकास हुआ, लेकिन जो इंडिया में बसने वाले लोग हैं उनका जिस गति से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। इनका विकास गुणात्मक ढंग से हुआ और जो उनका विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। अब उनके विकास पर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो 2014 से गांव गरीब किसान को आदर्श माना गया और ग्रामीण भारत में असली भारत जिसको कहते हैं उस भारत को भी रूपांतरित करने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जा रही है, जिसका काफी प्रभाव दिख रहा है। मोदी सरकार आने के बाद नोटबंदी हुई, जीएसटी लगाया गया, मार्केट एकदम ठप हो गई, लोग परेशान हैं। ये कहाँ तक सहमत है कि इनकी नीतियाँ व्यापार को जो ग्रोथ रेट जो चलती थी पहले, जो 8 से 10% पहुँच गई थी, आज वो 3, 4.5, 5 पे आ गई है, तो ये व्यापार बढ़ रहा है घट रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मंदी है इसको एक तरफ अर्थशास्त्री विद्वान लोग हैं, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉलेज की स्नातक तक की पढ़ाई में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से ही मैं स्नातक बना था। तो एक तरफ वो कहते हैं कि ये मंदी विश्वव्यापी मंदी है और आज का हिंदुस्तान आज से 50 वर्ष पहले का हिंदुस्तान नहीं है। आज जिसको कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड, तो आज सारी दुनिया के देश जो हैं जितने नज़दीक जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस तरह से जुड़े हुए हैं, WTO से जिस तरह से जुड़े हैं, और भी कई संस्थाओं के कारण जो दुनिया भर के देश आपस में जुड़े हैं, उनका जो व्यापारिक संतुलन है, यह सब जो जुड़ा है, कुछ नियम बने हैं विश्व स्तर पर, उससे जो बधने के कारण जो चलता है,
तो एक तरफ विश्व में अगर मंदी का असर पड़ेगा तो दुनिया के किसी भी देश पर थोड़ा बहुत उसका असर जरूर पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि जो भारत के अंदर आज जो आर्थिक मंदी की बात है, वह इसके पहले भी कई बार हमने जीवन में देखा है कि इसके पहले भी इस तरह से आर्थिक मंदी आई, फिर उसके लिए प्रयत्न किए गए और प्रयत्न करने के बाद उस स्थिति को सामना किए, उससे निकलने का प्रयास किए और उससे निकला भारत। आज भी उस आर्थिक मंदी से निकलने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 2, एक आर्थिक मंदी का मूल्यांकन करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री केवल औद्योगिक मंदी का ही मूल्यांकन करते हैं कि ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ये मंदी आई, और टीवी के क्षेत्र में ये औद्योगिक उत्पादन के बिक्री के मंदी जो है, औद्योगिक उत्पाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर जो मंदी आई है, क्योंकि उनकी लॉबी है और उनके अर्थशास्त्री दुनिया में फैले हुए हैं उन पर पलने वाले, तो वो उसको ज़्यादा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की उपेक्षा की जा रही है। अगर आपकी बात ही हम मान लें कि औद्योगिक विकास का जो आप ज़्यादा बीजेपी ज़्यादा गवर्नमेंट फेवर कर रही है, तो किसान पिछड़ा अपना महसूस या ठगा सा महसूस नहीं कर रहा है जिसने आपको वोट बैंक दिया? मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा था, बीजेपी मैं ये कह रहा हूँ कि जो दुनिया ये सारे आरोप बीजेपी सरकार पे लगे। सरकार का नहीं, मैं दुनिया के जो एक अर्थशास्त्री हैं जो भारत में मंदी की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक मंदी को वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि इसके कारण मंदी है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में 60% किसान हैं, उस किसान में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। गांव के अंदर जो दुनिया के दूसरे विचार के अर्थशास्त्री हुए, जिसमें चरण सिंह से लेके आज़ादी के दिनों से जेसी कुमारप्पा से लेके चौधरी चरण सिंह लेके सब तक, उनकी मान्यता ये रही कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, सबसे ज़्यादा आबादी किसान की है, किसान में जितनी ही खुशहाली आएगी, उसकी क्रय शक्ति जितनी बढ़ेगी, उतने ही औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास होगा। गांव को खुशहाल बनाओ। और इस ओर नरेंद्र मोदी जी ने जब ध्यान दिया तो सभी किसानों के खाता में जो 6,000 रुपया उन्होंने भारत सरकार के खजाने से ट्रांसफ़र किया, वो इसलिए गया कि ये किसानों के हाथ में पैसा जाएगा तो किसान इस पैसे को बाजार में खरीदेंगे, किसान में खुशहाली आएगी तो ये बाजार में सामान खरीदेंगे। किसान जब मकान बनाएगा तो ईंट से, सीमेंट से लेके, लोहा से लेके, गिट्टी से लेके मकान के जो अन्य सामग्री हैं सब बिकेंगे। तो उससे किसान दारू नहीं पी रहे, मैंने सुना उससे किसान दारू पी रहा है, घर के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही, किसान के लिए कोई नई बड़ी रणनीति बीजेपी गवर्नमेंट ने किसान के लिए तैयारी नहीं करी है अब तक। देखिए, और जो कांग्रेस पार्टी है, आपका केजरीवाल सरकार है, वो आरोप लगाती है रिश्वत दिया गया। चुनाव से पहले 6,000 के लुभाव ने जो वादे किए गए वो रिश्वत के रूप में किए गए, वोट बैंक मिल जाए आपको। देखिए, कहने वाले कहेंगे, उनको कौन रोक रहा था? कांग्रेस वाले ने जब फूड सिक्योरिटी लागू किया था 14 के पहले, जो हर आदमी को 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं देंगे, उसके बनिस्बत नरेंद्र मोदी जो 6,000 रुपया दिए, डायरेक्ट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए, ट्रांसपेरेंसी लाए, उनके जीवन को उठाने के लिए अच्छा काम अगर नरेंद्र मोदी ने किया है हिंदुस्तान के गांव के किसान गरीब को उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, गांव के हर घर में शौचालय बनाने के लिए, हर गांव तक पक्की सड़क 12मासी बनाने के लिए, गांव की गलियों के पक्कीकरण के लिए। नहीं, ये तो आपका कांग्रेस में चलता था भाई। कांग्रेस प्रधानमंत्री सड़क योजना देखिए मनमोहन सरकार लेके आई। दोनों बात कांग्रेस कहती है कि बीजेपी गवर्नमेंट किसानों के लिए कोई बड़े लुभावने वादों के सिवा कुछ नहीं दे पाई, कोई बड़े कार्य नहीं किए गए, बड़ी स्कीम नहीं लाई गई। 10 साल, इन 5 सालों में जो पीछे गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, इसमें कौन से बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई किसानों के लिए, जिसमें किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, किसान आज भी मजबूर है? तो आपको मैं कहूँ कि अभी दिन रोशनी है, और आप अगर
अपने मन से प्रचार करे कि अंधकार है। नहीं, हम प्रचार नहीं, कांग्रेस आरोप लगाती है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई जी उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। एक है अंध आलोचना, जो आग्रह। बीजेपी ऐसी कौन कौन सी योजना लाई किसानों के लिए जिससे किसानों को लाभान्वित महसूस हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। एक नंबर एक बात मैंने कहा कि 6,000 रुपया हर किसानों के खाते में डायरेक्ट बीजेपी सरकार ने पहुंचाया, ट्रांसफर होना, बिल्कुल जाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसमें कहीं कोई घूस नहीं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से हर खेत में पानी पहुंचाना। कोई आदमी है हिंदुस्तान के अंदर जो कह सकता है कि हम हिंदुस्तान में 1 साल या 2 साल या 5 साल के अंदर हर खेत में पानी पहुंचा देंगे? कोई बतावे, कोई इंजीनियर बतावे। मैं उनको चुनौती देता हूं। ये दीर्घकालीन योजना है, लंबे समय लगेंगे। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये योजना सब है जिसका दीर्घकालीन परिणाम आएगा। दूसरा है, हिंदुस्तान के अंदर जो 22,000 ग्रामीण हाट हैं, आपने नहीं देखा होगा ग्रामीण हाट को, आपने दिल्ली हाट को देखा होगा, उसी को हाट समझते हैं, वो हाट नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 22,000 ग्रामीण हाट हैं, जहां गांव के किसान अपना प्रोडक्शन उत्पाद लेके आते हैं, कंज्यूमर सीधा खरीदते हैं, जहां कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट। और उसमें बेचने वाले, खरीदने वाले में 80% से अधिक केवल औरतें होती हैं, महिलाएं। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों को डायरेक्टली मंडी से जोड़ा और जो बीच के दलाल हुआ करते थे पहले उनको हटाया? नहीं, फिर बात को पूरी समझ लीजिए। जी बताएं। क्योंकि उस 22,000 ग्रामीण हाट को तो हिंदुस्तान के किसी अर्थशास्त्री और किसी नेता ने, मनमोहन सिंह ने देखा ही नहीं, तो क्या बात करेंगे? वो गांव में जहां ये 22,000 हिंदुस्तान के ग्रामीण हाट में, जहां मुख्य रूप से कृषि उत्पाद ही बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, ये परंपरागत है पहले से, उन हाटों पर कोई व्यवस्था नहीं है। न लेट्रिन है, न शौचालय है, न रोशनी है, न उसकी सड़क है, उसकी ज़मीन कच्ची है, कीचड़ में लोग बैठते हैं, कीचड़ में सामान खरीदते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक योजना बजट में घोषणा की कि 22,000 ग्रामीण हाटों को हम सभी सुविधाओं देंगे और इनको 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ेंगे, और सब ग्रामीण हाटों को ऐसा करेंगे कि वो एक जगह जिला के जो मुख्य बाजार हैं उनके साथ उनका लगाव हो जाए, जुड़ जाए। उनमें चहारदीवारी बनाएंगे, वहाँ सब कुछ की इंतजाम करेंगे। उस दिशा में सर्वे होकर के काम शुरू हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज़ाद भारत में ये 22,000 जो ग्रामीण हाट थे, गांव के लोग, जहाँ गरीब किसान, पिछड़े दलित की औरतें जिसमें जाती थी, इतने कीचड़ में कष्ट उठाते थे। आखिर इतने दिन कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये ग्रामीण कृषि अर्थतंत्र का मुख्य केंद्र है ग्रामीण हाट 22,000, और उसको नरेंद्र मोदी ने बजट में लिया। सबसे पहले कृषि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से मैंने इसको टेकअप किया था जी। मैंने इसको रिपोर्ट बनाया, पार्लियामेंट में ले किया। पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट ले हुआ वो सरकार के पास गई। प्रधानमंत्री ने तुरंत इसका नोटिस लिया कि नहीं, इसको करो। लेकिन ये 22,000 ग्रामीण हाटों को रूपांतरित करके नए ढंग से आधुनिकीकरण करने में कोई अर्थशास्त्री बता दे कि 1 साल में वो कर देंगे, 2 साल में कर देंगे। इसके लिए दीर्घकालीन एक है दृष्टि, दिशा। आपकी दृष्टि क्या है, आपकी दिशा क्या है? हुकुमदेव नारायण जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने खुल के सारे सवालों को जवाब दिया, खुल के सारी चीज़ें समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।